2008 में अरब ममालिक के इजलास में एक शख्स बड़ा पुकार पुकार कर कह रहा था, तुम सबका हाल भी सदाम हुसैन जैसा होगा। अगर खामोश रहे तो अमेरिका सबको एक एक करके मार देगा। वो शख्स आखिर कौन था? मुअम्मर गद्दाफी था। वही मुअम्मर गद्दाफी जो 1942 में लीबिया के एक पसमानदा इलाके में पैदा हुआ। इन दिनों में लीबिया के हालात बहुत खराब थे। लीबिया पर एक लंबे अरसे से वेस्टर्न अलाइज हुकूमत करते आ रहे थे। 1911 में कभी इटली की कॉलोनी बनना तो फिर कभी जंग अजीम दोम के बाद फ्रांस और बरतानिया की कॉलोनी बनना। जब गद्दाफी 7 साल का हुआ तो बरतानिया और फ्रांस अपने गुलाम अदरीस के हवाले लीबिया करके लीबिया छोड़कर चले गए। तब गद्दाफी ने भी ठान ली कि अब लीबिया को एक बड़ी ताकत बनाना है। गद्दाफी ने तलीम के साथ ही स्टूडेंट पॉलिटिक्स का आगाज कर दिया। वो स्टूडेंट यूनियंस का पार्ट था। उसने स्टूडेंट यूनियंस के थ्रू पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। 1963 में तलीम मुकम्मल हुई तो गद्दाफी ने एक ऐसा फैसला किया जिसने सबको हैरान कर दिया। वो था फौज में शामिल होने का। यानी कि गद्दाफी ने फौज में शमूलियत इख्तियार की। कहाँ इनकलाबी और सियासी गद्दाफी और कहाँ फौज। लेकिन गद्दाफी को मालूम था कि इक़्तिदार तक पहुंचने का सबसे खतरनाक और मुख्तसर रास्ता यही है। 1965 में वो फौज में बतौर अफसर तैनात हुआ। उसको बरतानिया ट्रेनिंग के लिए भेजने की तैयारी की गई तो गद्दाफी ने इनकार कर दिया। उसके साथियों ने उसे समझाया कि अगर इक़्तिदार चाहते हो तो खामोश रहना सीखो, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। बस फिर गद्दाफी ने खामोशी का हुनर सीख लिया और अपने इदारे के कहने पर बरतानिया चला गया। वहां से 2 साल ट्रेनिंग मुकम्मल करके वापस लीबिया आया तो लीबिया के हालात यकसर तब्दील हो चुके थे। अरब इसराइल वॉर के बाद पूरे अरब ममालिक में अरबों की हुकूमतों के खिलाफ आवाजें उठ रही थी। लीबिया के बादशाह के खिलाफ भी लोग सड़कों पर निकल रहे थे और एहतजाज कर रहे थे। गद्दाफी को मालूम हो गया कि यही ठीक वक्त है इक़्तिदार हासिल करने का। बस गद्दाफी ने खुफिया प्लानिंग शुरू कर दी और फिर एक ऐसा प्लान बनाया कि जिसके तहत वो इक़्तिदार तक पहुंच सकता था। और इस प्लान को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए 5 सितंबर की तारीख मुकर्रर की। उसने अपने साथियों को बता दिया कि हम लोग मिलिट्री कॉप के जरिए रेवोल्यूशन लेकर आएंगे। वो पहले ही मिलिट्री में फ्री ऑफिसर्स मूवमेंट के नाम से एक तारीख बना चुका था, लेकिन उसके इस मंसूबे की भिड़क उसके अफसरान को पड़ गई और उन्होंने फैसला किया कि गद्दाफी को बरतानिया बेचा जाएगा। और इसी तरह नोटिफिकेशन 4 सितंबर का जारी हो गया कि गद्दाफी को बरतानिया ट्रेनिंग के लिए दोबारा बेचा जा रहा है। अब गद्दाफी के लिए इक़्तिदार की राहें मुश्किल होती जा रही थी। दूसरी बड़ी मुश्किल ये सामने आई कि एक और बागी ग्रुप ने फैसला कर लिया कि वो मिलिट्री कॉप लगाने जा रहे हैं। अब गद्दाफी और उनके साथियों को मालूम था कि अगर मुखालिफ ग्रुप कॉप लगाने में कामयाब हो गया तो इनका हाल बहुत बुरा होगा। तो बस फिर गद्दाफी ने अपने साथियों को ग्रीन सिग्नल दिया और 30 अगस्त को ऑपरेशनल कदस के नाम से आगाज कर दिया। फौजी इमारतों और सरकारी तंसीबात पर हमले शुरू कर दिए गए। बादशाह के पुतलों को गिरा दिया गया। तमाम सरकारी इमारतों को तोड़ फोड़ कर दी गई। अब अवाम भी इस इंकलाब के साथ थी और अवाम को एक रोशनी की किरण नजर आ रही। रेडियो पर हमला करके रेडियो को भी कब्जे में ले लिया गया और सुबह 6 बजे ऐलान हुआ कि बादशाह अदरीस को गिरफ्तार करके मार दिया गया है और लीबिया का नया हुक्मरान है मुअम्मर गद्दाफी। और यहाँ से गद्दाफी के दौर का आगाज हुआ। गद्दाफी जब इक़्तिदार में आया तो उसने पहले लीबिया के बदहाल लोगों की हालात ज़र देखी और उसने कहा पहले अपनी आवाम की हालत को बदलना है। और फिर उसने रिफॉर्म्स का आगाज किया। शरीयत को कानून में शामिल किया, शराब खाने बंद किए, यूएसए और ब्रिटेन की बेसिस को फारिग किया और अपनी सिक्योरिटी के लिए अपनी फौज कायम की। और उसने सिक्योरिटी के लिए फौज बनाने में भी बहुत मुख्तलिफ चाल चली और उसने इस दफा मर्दों की बजाय फौज के लिए खवातीन का इंतखाब किया। खवातीन की ट्रेनिंग की जाती और उनको गद्दाफी के साथ लॉयल रहने की तरबियत दी जाती और फिर उनको अहम पोस्टों पर तैनात किया जाता। 1953 में निकलने वाला लीबिया के तेल को नेशनलाइज किया। बरतानवी और फ्रांसीसी कंपनियों को भगा दिया, अपनी मर्जी की फैक्ट्रीज लगाई और पूरी दुनिया में तेल का कारोबार करके लीबिया की करेंसी को मजबूत किया। अब लीबिया तो खुशहाल हो रहा था और गद्दाफी का पूरे लीबिया में डंका भी बज रहा था, लेकिन अब उसे पूरे अरब और उम्मते मुसलमान का रहनुमा बनना था, तो लिहाजा उसने इस पर भी काम शुरू कर दिया। उसने अपनी फॉरेन पॉलिसी के जौहर तब दिखाए जब 1972 में भुट्टो ने एक इस्लामिक नेटो बनाने का फैसला किया तो गद्दाफी भी गया। गद्दाफी जब त्यारे पर सवार था और त्यारा लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड किया तो उसे नहीं मालूम था कि पाकिस्तानी अवाम उसको इतना चाहते हैं। वो त्यारे से बाहर निकला तो वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो खुद मौजूद थे इस्तेमाल के लिए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने गले लगाया
और उनको पूरे लाहौर की सैर कराई। लाहौर की सड़कों पर आवाम गद्दाफी के ऊपर फूल फेंक रहे थे और गद्दाफी को पाकिस्तान में बहुत प्यार मिला। लेकिन इस प्यार का एक और मंजर हमें तब देखने को मिला जब मलेशिया के वजीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ मुलाकात का इंतजार करते रहे, लेकिन भुट्टो ना आ सके। मलेशिया के वजीर आज़म को बहुत बुरा लगा और पाकिस्तान एक इतने अहम इस्लामी मुल्क के साथ ताल्लुकात दांव पर कैसे लगा सकता था। दरअसल उस वक्त भुट्टो कहाँ पे थे? भुट्टो उस वक्त शालीमार बाग की एक बालकनी में गद्दाफी के साथ मौजूद थे। वो मंजर पूरी दुनिया ने देखा कि गद्दाफी के दाएं जानिब भुट्टो और बाएं जानिब शेख मुजीबुर रहमान। गद्दाफी ने दोनों के हाथों को पकड़ा और बुलंद किया और कहा, ये दोनों भाई हैं। एक साल पहले 2 लाख होने वाले भाई अब मिल चुके थे। अब भुट्टो ने गद्दाफी को इस्तेमाल किया या फिर गद्दाफी ने भुट्टो और शेख मुजीबुर रहमान को इस्तेमाल किया, ये तो किसी को नहीं मालूम। लेकिन गद्दाफी को एक बात मालूम हो चुकी थी कि अब उसको सिर्फ अरब नेशंस का हुक्मरान नहीं बनना, बल्कि पूरी उम्मत मुसलमान का हुक्मरान बनना है, क्योंकि वो अपनी लाहौर और पाकिस्तान में मकबूलियत को देखकर बहुत मुतासिर हुआ था। बस फिर उसने इस पर काम शुरू कर दिया। 1973 में उसने एक ऐसा प्लान बनाया जो लीबिया समेत तमाम अरब ममालिक को लेकर बैठ सकता था, लेकिन उस प्लान पर अमल दरामद नहीं हो सका। उसने एक क्रूज शिप को निशाना बनाने का फैसला किया जो इंग्लैंड से इसराइल जा रही थी और उसमें 500 यहूदी बिजनेसमैन अपने अहले खाना के साथ मौजूद थे। बस गद्दाफी को मालूम हुआ तो उसने कहा कि इजिप्ट की शिप इस्तेमाल करके इस क्रूज शिप को निशाना बनाया जाएगा। जब इसकी खबर इजिप्ट की नेवल फोर्सेस को पहुंची तो उन्होंने अपने चीफ ऑफ नेवल फोर्सेस से राब्ता किया। चीफ ने इजिप्ट के सदर से राब्ता किया तो सदर ने इस हमले की मंजूरी नहीं दी और फौरी शिप को वापस आने का हुक्म दिया। अब अगर इजिप्ट में जमाल अब्दुल नासिर होते तो इस प्लान पर अमल दरामद हो सकता था, लेकिन अनवर सदात के साथ गद्दाफी के कुछ ताल्लुकात अच्छे ना थे। फिर कुछ ही सालों बाद 1981 में गद्दाफी ने इसराइल की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को भी निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन अरब ममालिक ने इस मिशन को भी नाकाम बना दिया। तो दुनिया भर के मिलिट्री विंग्स को गद्दाफी मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करता था। आयरिश रिपब्लिक आर्मी से लेकर जापानीज कम्युनिस्ट रेड आर्मी तक और नेल्सन मंडेला की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस से लेकर साउथ अमेरिकन बागियों तक, यानी जो अमेरिका का गद्दार था वो गद्दाफी का यार था। लेकिन इस स्टोरी का एक और रुख भी है। आपने 9/11 तो सुना होगा, 12/21 के बारे में जानते। 1988 में अमेरिकन फ्लाइट 103 परवाज कर रही थी और फिजा में फट गई, जिसमें 267 लोग मौजूद थे और वो सब के सब मारे गए। अमेरिका को 3 साल लगे इसकी इन्वेस्टिगेशन करने में और 3 साल बाद लीबिया की इंटेलिजेंस एजेंसी के 2 एहलकार पर इल्जाम लगाया गया। अमेरिका ने गद्दाफी को कहा कि दोनों एहलकारों को हमारे हवाले कर दिया जाए। गद्दाफी ने इनकार किया। यूएन ने इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दी। अब गद्दाफी का लीबिया माली बहरान का शिकार हो रहा था। लेकिन इस सारे अरसे के दौरान गद्दाफी ने एक और भी कोशिश की, वो थी न्यूक्लियर वेपन्स हासिल करने की। 1972 में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस्लामिक बॉम्ब का कॉन्सेप्ट दिया तो गद्दाफी इस्लामिक बॉम्ब बनाना चाहता था और एटॉमिक वेपन्स बनाने वाला पहला इस्लामिक मुल्क बनना चाहता था। 1990 में पाकिस्तान ने लीबिया को सपोर्ट भी किया, लेकिन बड़ी बड़ी भड़के मारने वाले गद्दाफी ने अपने सबसे बावकार और बाइतमाद दोस्त को दांव पे लगा दिया। जब 2003 में यूएस डिफेंस सेक्रेटरी पाकिस्तान का दौरा किया और परवेज मुशर्रफ से मुलाकात करते हुए पाकिस्तान की लीबिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के सपोर्ट के सबूत सामने रखे और पाकिस्तान की मुलव्विस होने का कहा, तो पाकिस्तान का सारा एतमाद लीबिया पर उठ गया। फिर पाकिस्तानी तरीक का वो अफसोसनाक दिन आया 4 फरवरी 2004, जब टेलीविजन के सामने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को बिठाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई। पाकिस्तान के वकार को बचाने के लिए डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने सारा इल्जाम अपने सर ले लिया। बस उसके बाद पाकिस्तान और लीबिया यानी मुअम्मर गद्दाफी के ताल्लुकात कभी बहाल ना हो सके। मुअम्मर गद्दाफी कुछ बड़ा करना चाहता था लेकिन कर नहीं पा रहा था। और 2008 के अरब नेशन के इजलास की कहानी जो हमने आपको शुरू में बताई है, वो भी एक सिर्फ फ्रस्ट्रेशन थी और वो फ्रस्ट्रेशन निकालना चाहता था। अमेरिका और बरतानिया जिनके खिलाफ उसने आवाजें बुलंद करना शुरू की थी, फिर उनके सामने घुटने टेक कर न्यूक्लियर प्रोग्राम हवाले भी किया और उसके बाद अब उसको मालूम हो चुका था ये बाइतमाद साथी कभी नहीं बन सकते। और अमेरिका भी तो वक्त ही चाह रहा था। सदाम हुसैन के बाद अगला टारगेट उनका मुअम्मर गद्दाफी था, क्योंकि सदाम की तरह गद्दाफी के भी इसराइल के बारे में हालात कुछ अच्छे थे। वो आजाद फिलिस्तीनी रियासत की मुकम्मल सपोर्ट करता था और इसके लिए मिलिट्री विंग्स को मुकम्मल तौर पर ट्रेनिंग भी दिया करता था। 2011 में जब अरब स्प्रिंग का आगाज हुआ तो फिर तुनिसिया से लेकर चलने वाली ये अरब स्प्रिंग लीबिया में भी आकर पहुंची। अवाम सड़कों पर निकल आई। गद्दाफी अपनी पॉपुलैरिटी लॉस कर रहा था। अवाम का एक ही मुतालबा था कि गद्दाफी को इक़्तिदार से हटाना है। बस नेटो ने भी हमला कर दिया। गद्दाफी ने बड़ा सख्त लहजा अपनाया और कई पैगाम जारी किए और कहा बगावत को सख्ती से कुचल दिया जाएगा और जो इनके पीछे हैं उनके साथ भी निपटा जाएगा। लेकिन गद्दाफी भी सदाम की तरह बातें तो बड़ी बड़ी करता था लेकिन प्रैक्टिकल कुछ ना कर सका। बस फिर एक रोज 50 गाड़ियों पर मुश्तमिल एक काफिला जा रहा था। अमेरिकी ड्रोन्स ने इसको निशाना बनाया। 12 गाड़ियां मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। हजूम ने इस काफिले को घेर लिया। बीच में से एक शख्स निकाला गया जिसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे से खून बह रहा था। वो था मुअम्मर गद्दाफी। उसको लीबिया की सड़कों पर घसीटा गया और जितनी तजरीर हो सकती थी की गई और फिर एक नौजवान ने उसको 2 गोलियां मारी और गद्दाफी का चैप्टर
हमेशा के लिए क्लोज कर दिया। मुअम्मर गद्दाफी पर तनकीद तो हो सकती है, लेकिन मुअम्मर गद्दाफी ने लीबिया के लिए बहुत कुछ किया। लीबिया के अवाम ने जो खुशहाल दौर गद्दाफी के दौर में देखा, उसके बाद वो कभी इस दौर को न देख पाए।